हाँ जी, राम राम सा। मैं सुमन लता यादव V2 डिजिटल लर्निंग क्लासेस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सब? जी, मुझे पता है आप सब बहुत चिंता में हैं। आप सबको पता है निराश नहीं होना है। आपने सुना है कवि की पंक्ति, नर हो न निराश कर मन को। आप नर हैं फिर निराश क्यों करना है? और आपको पता भी है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हमें कोशिश करनी है। ठीक है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हैं हमारे, तो क्या हुआ, हम अपने आप को उनके अकॉर्डिंग ढालेंगे और अपने अध्ययन को सुचारू करेंगे ही। देखिए, पढ़ना जिसे है वो बच्चा पढ़ेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है, एक डेफिनेट है। और वैसे ही मैं ये चाहूँगी कि आप सब भी, ये ठीक है प्रतिकूल थोड़ी परिस्थितियां हैं, लेकिन आप अपना अध्ययन सुचारू कीजिए। जैसे वंदना मैम ने कहा था, ऐप जल्द ही आने वाला है, लेकिन तब तक हमारी जो क्लासें हैं वो यूट्यूब चैनल पर क्या हो जाएंगी, सुचारू, जिससे आप अपने अध्ययन को कुछ गति दे सकते हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपके सामने यहाँ पर आई हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए, या कुछ ऐसा एक टॉपिक जिसको पढ़ कर के आपको क्लियर हो कॉन्सेप्ट, और शायद मैं आपकी कुछ मदद उसमें कर पाऊँ। इसके लिए हम शुरुआत करते हैं अपने विषय की। मैं बात करूं, हम सबको पता है हमारा जो व्याकरण है वो 3 भागों में बटा हुआ है। मैंने शुरू में आप लोगों को बताया हुआ भी है, नहीं भी पता तो मैं एक बार वापस से बता देती हूँ कि व्याकरण कुल कितने भागों में बटा था, 3। अगर हम बात करें वो 3 पार्ट कौन से, एक है वर्ण विचार, एक शब्द विचार, और एक वाक्य विचार। ये 3 भागों में हमारा व्याकरण कुल क्या है, बटा हुआ है। बात करें नियम से, मैं लेकर चलती हूँ वाक्य विचार से आपको लास्ट में, लेकिन शुरुआत जब मैं कराती हूँ, क्योंकि वाक्य विचार में एक ही टॉपिक होता है आपका वाक्य, सरल संयुक्त मिश्र वाला पोर्शन, इसलिए दैनिक जीवन की क्लास में जब शुरुआत करती हूँ तो मैं कहाँ से करवाती हूँ, शब्द विचार से। उसमें भी अगर हम लोग बात करें यहाँ, तो शब्द किसे कहते हैं और ये जो चीज़ें हैं वो एक अलग ही क्लास के अंतर्गत होती है। मैं सीधा ही आपको टू द पॉइंट लेकर के आ रही हूँ यहाँ पर। वो क्या कि जब हम शब्द पढ़ते हैं तो शब्द की परिभाषा हम पढ़ लेते हैं कि एक या एक से अधिक हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। जो वर्ण है उनका जो सार्थक मेल है, वर्णों का सार्थक मेल, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वहाँ पर शब्द के भेद कितने हैं, तो 2 भेद होते हैं, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। और जब हम सार्थक शब्दों का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो सार्थक शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत एक वर्गीकरण आता है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द, इतिहास के आधार पर शब्द और स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम वहीं से अपनी क्लास को सुचारू करेंगे इसके अंतर्गत। तो मैं आपके लिए एक बार डायग्राम बना रही हूँ, आप एक बार देखिएगा जरा उससे, शब्द विचार के अंदर से। इतिहास, उत्पत्ति, स्रोत के आधार पर शब्द। तो इतिहास, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर हमें शब्द पढ़ने हैं। कितने प्रकार के होते हैं इतिहास, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द, बात ये आती है। तो कितने प्रकार के होते हैं, 4। 4 कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज,
विदेशी। कितने? 4। 2 में इसके अलावा लिखती हूं 1 संकर शब्द और 1 अनुकरणात्मक शब्द। भेद 4 ही होते हैं। नीचे वाले जो है संकर शब्द और अनुकरणात्मक शब्द, ये ना भेद हैं और ना ही क्या है उपभेद। फिर ये क्या चीज है? तो जब हम इस टॉपिक को कंप्लीट आगे पढ़ेंगे तब हम इस पर बात करेंगे। तो आप सबके रीड के अंदर ये डेफिनेट एक क्वेश्चन आता है, तत्सम तद्भव से एक क्वेश्चन आ ही रहा है। सिलेबस में आपके चारों हैं, तत्सम तद्भव देशज विदेशी, चारों के चारों हैं। इसी को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे जिससे हमारा कम से कम 1 नंबर के क्वेश्चन पर हमारा थोड़ा अधिकार हो जाए, हम उसे क्लियर कर सकें। उससे पहले मैं आपसे 2 बातें और करना चाहूँगी। जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि हिंदी में आप 30 में से 30 मार्क्स ले सकते हैं। कई बच्चे क्या कहते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, 30 में से 30 तो आ ही नहीं सकते। अरे आप तो पहले ही नकारात्मक सोच रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना है, आपको अगर सफल होना है तो आपको सकारात्मक सोच रखनी होगी। हमें कोशिश तो एक करनी है ना कि 30 में से 30। ये किसने कहा नहीं आ सकते? बिल्कुल आते हैं, छात्रों के आए हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनसे आप पूछिए, आपको पता चलेगा हाँ बिल्कुल आए हैं। लेकिन ये बात नहीं होती कि नहीं आ सकते, आ सकते हैं। लेकिन बात तो वही है ना, अगर आपको सफल होना है तो ध्यान रखना ईमानदारी होनी चाहिए आपकी पढ़ाई में। इसके अलावा सतत अध्ययन, अगर आप सतत अध्ययन नहीं करेंगे, रेगुलर आपकी पढ़ाई नहीं होगी, तो आप ये ध्यान रखना सिलेक्शन नहीं होता है। आपको मार्क्स लाने हैं और आपको ये भी पता है कि कंपटीशन बहुत टफ है, 1-2 नहीं है, आप लाखों के अंदर हो। उस लाखों के अंदर आपको आगे निकलने के लिए, उन सभी से एक प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक दौड़ लगानी है। उस दौड़ के अंदर आपको सकारात्मक रवैया रख करके आगे बढ़ना है। ये थोड़ी कि लाखों में है तो यार मैं आगे कैसे जाऊंगा, फिर तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो सकारात्मक सोच होनी जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, आप XYZ कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, लेकिन अगर आपको सफल होना है तो हर सब्जेक्ट के अंदर आपकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? 0 से। अगर आप 0 से आगे बढ़ेंगे और तब पहुंचेंगे 100% तक, तो समझना कि आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंचेंगे। मैं आपको बता देती हूं, आप में से कई बच्चों को ये लगता है ये टॉपिक मुझे आता है बहुत अच्छे से, जिसके चलते वो बच्चा उस टॉपिक को कंफर्म में छोड़ेगा। क्यों? अति है। देखिए, हमें अपने ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है, पर अंधविश्वास या अति कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्ज्यते है। ओवर कॉन्फिडेंस आप हुए, जैसे ही ओवर कॉन्फिडेंस होंगे ये समझ लो आप पतन की ओर आएंगे। तो विश्वास कीजिए, लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, ओवर कॉन्फिडेंस अति मत करो। तो 0 से ही कहां तक पहुंचना है? 100% तक। क्योंकि मैं जानती हूं आप यहां जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे होंगे, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप में से वो विद्यार्थी कंफर्म अपना पीछे का आप मूल्यांकन कर लीजिए। आप हमेशा कहते हैं, इतने सालों में मैंने हर बार सुना है, मैम 3 क्वेश्चन तो आते आते गलत हो गए, और आपके भी हुए हैं। और हम एक ही चीज कहते हैं, बेटा आता तो गलत नहीं होता। गलत क्यों हुआ? गलत इसलिए हुआ क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, या हमने जो पढ़ा उसके अंदर कहीं ना कहीं हमसे कमी रही, और तभी हम क्या हुए? गलत।
और आप बात करते 3 क्वेश्चंस की, या आप कह रहे हैं कि हिंदी में 30 मार्क्स नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, आने को तो 30 भी आ चुके हैं, पिछली बार जो लगे उनके खूब आए हैं। 28-29 में लाइन लग जाती है, लेकिन आप ध्यान रखें, अगर आपने वहां पर अपने आप को 24 पर भी रखा और एक बच्चा अपने आप को 29 मार्क्स पर लेकर जा रहा है, तो भी आप हिंदी विषय के अंदर ही उससे कितने अंक पीछे हो चुके हैं? 5। आप 5 अंक की बात करते हैं। उन बच्चों से पूछो जो 1 नंबर से पिछले रीट के अंदर रुके हैं, वो एक ही चीज कहते हैं, किसी प्रकार से किसी एक क्वेश्चन पर काश रीट लग जाए और या हम भी उस रेस के अंदर क्या हो जाएं, शामिल। यहां तो आप 5 नंबर एक सब्जेक्ट में पीछे हो रहे हो, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, सतत अध्ययन करना है, ईमानदारी से अध्ययन करना है। असंभव जैसा कुछ नहीं है, सब संभव है, लेकिन पहले हमें उसके लिए प्रयास करना होगा। अगर हमने प्रयास ही नहीं किया तो वो चीज़ हमें मिल नहीं सकती है। समझ में आई बात? मैंने ये सिर्फ आपको इसीलिए कहा है कि नो डाउट आप सब में क्षमता है, आप सब वहां तक पहुंच सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको करने के लिए पहले अपने अंदर वो विश्वास जागृत करना है। वो क्षमता तब विकसित होगी जब पहले आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे, फिर लगातार अध्ययन करेंगे। लगातार अध्ययन कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो, तो ये जाहिर सी बात है सफलता आपको मिलेगी। तो इसी कड़ी में अब मैं आगे की ओर बात कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने कहा आपको 0 से 100% तक की ओर जाना है, कोई कमी नहीं रखना है। जितना पढ़ना है वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, आपको सफल होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। तो इसी कड़ी में हम आगे की ओर बात करते हैं। मैंने आपको इतिहास, उत्पत्ति, स्रोत के आधार पर शब्द पढ़ाने शुरू किए हैं, जिसमें हम तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी इन पर बात करेंगे। एक क्वेश्चन आपका आता है जिसमें सबसे पहले मैं तत्सम और तद्भव लूंगी, और मैं आपको बता देती हूँ कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मैंने इन्हें पढ़ाना शुरू किया है, जब से और अब तक, शायद जितना मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तत्सम तद्भव वहीं से ही क्लियर हो जाता है। क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन, उन पर हम अभी बात करेंगे। हमें 2 टॉपिक अपने शुरू करने हैं, तत्सम, तद्भव, दोनों एक साथ पैरेलल ही चलते हैं समझने में, इससे मैंने दोनों एक साथ आपके लिए यहाँ पर लिख दिए हैं। सबसे बड़ी बात, अगर हम बात करें तत्सम शब्द किससे बना है और तद्भव किससे, पहले ये बात। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, कैसे वो आपसे पूछ सकता है ये हम अभी आगे बात करेंगे। सबसे पहली बात करूँ तत्सम की, तत्सम शब्द मिलकर बना तत् धन सम के योग से, ये तत् धन सम के योग से बना है। तद्भव की बात करूं तो शब्द मिलकर बना तत् धन भव के योग से। जी, अगर मैं बात करूं तत्सम में, तत् का अर्थ क्या है, तो यहां अगर मैं बात करूं तो तत् का अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ होता है समान। तो तत्सम में तत् का अर्थ तो क्या हुआ, उसके, और सम का अर्थ क्या बता दिया मैंने, समान, उसके समान। तो यहीं पर बच्चे पूछ रहे थे किसके समान, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में भी। बात करूं तद्भव की, तो तत् का अर्थ यहां पर उससे, तत् का अर्थ है उससे, और भव का अर्थ हम लेते हैं जन। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो भव शब्द है ये अनेकार्थी शब्द होता है। भव का अर्थ संसार भी होता है। आप लोगों ने सुना होगा भव सागर, और भव सागर में अगर हम बात करें तो संसार रूपी सागर वहां पर आता है। यहाँ भव का अर्थ क्या है, जन्म। अनेकार्थी शब्द है, एक शब्द के एक से अधिक क्या हो सकते हैं, अर्थ हो सकते हैं। आगे की बात करते हैं हम इसके अंतर्गत। तो अगर हम बात करें तत्सम में, तत् का अर्थ है उसके सम यानी समान, और
तद्भव में तत् का अर्थ है उससे और भव का अर्थ क्या होता है, जन। क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड ग्रेड में, क्या कि तत्सम शब्द तत् धन सम के योग से बना है, इसमें तत् से क्या आशय है, ये उन्होंने इसके अंतर्गत पूछा था। क्या पूछा उन्होंने कि तत् से क्या आशय है। अब मैं भी पूछ लेती हूँ, जैसे परिभाषा आती है तो बच्चे तत्सम में सीधा बता देते हैं, जो संस्कृत से जो के त्यों ग्रहण किए गए वो तत्सम शब्द। फिर मैं पूछती हूँ तद्भव, तो कहते हैं जो संस्कृत से हजारों वर्षों की यात्रा के बाद हिंदी में आए, परिवर्तित होकर के आए, उन्हें हमने क्या नाम दिया, तद्भव। तो मैं पूछ लेती हूँ भाई ये हजारों वर्षों की यात्रा कौन सी है कौन से ये 1000 वर्ष। अब समस्या आ जाती है, समस्या यहीं से शुरू हो जाती है कि हमें ये नहीं पता कि ये आए कैसे हैं, ये 1000 वर्ष कौन से कैसे रूप आता है। तो यानी अगर हम लोग बात करें, इतना तो हमें क्लियर है कि जो तत्सम है वो कौन से वाले शब्द हैं, संस्कृत। जो संस्कृत के शब्द हैं वो तत्सम, और तद्भव की बात करें तो इसमें कौन से वाले शब्द हैं, हिंदी। यानी हिंदी के जो शब्द हैं उन्हें हमने क्या नाम दिया है, तद्भव नाम दिया है। अब बात है आखिर हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है, यानी तत्सम से जो तद्भव आया ये किस रूप में बदलते हुए शब्द हम तक पहुंचे। तो मैं कई बार बच्चों से पूछ लेती हूँ मुझे ये बताओ हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है, या जैसे कि मैं पूछती हूँ अच्छा बताओ हिंदी भाषा का जन्म कौन सी भाषा से हुआ, तो नो डाउट हर बच्चा मुझे जवाब देता है कि हिंदी का जन्म कौन सी भाषा से हुआ है, संस्कृत से। तो बिल्कुल सही बात है। फिर मैं अगला प्रश्न पूछ लेती हूँ, ठीक है हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है, 100% सत्य है ये, तो मुझे अब आप ये बताइए संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई। यहाँ के इतने उत्तर आते हैं, कोई कहता है हिंदी, फर्स्ट आंसर ही हिंदी हो जाता है, कई कहते हैं सौरसैनी अपभ्रंश, कई कहते हैं देवनागरी भी, कोई पाली, कोई प्राकृत, इतने आंसर्स। यानी अभी तक यही क्लियर नहीं हो पाता है कि आखिर हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है, हिंदी संस्कृत से आई कैसे, हजारों वर्ष हैं कौन से। तो पहले तो मैं आपको यही समझाती हूँ, देखिए बिल्कुल ये सत्य बात है कि हिंदी का जन्म कौन सी भाषा से हुआ है, संस्कृत से। तो सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई, पाली, पाली के बाद प्राकृत, इसके बाद अपभ्रंश, और इसके बाद हिंदी। ये है हमारा हिंदी भाषा का विकास क्रम, ये है पूर्ण रूप से अगर देखें तो। ये चीज आगे जाके आप लोगों को फिर काम आएगी, फिर कहाँ काम आएगी ये चीज आगे जाकर के आप लोगों को, आप जब मेथड पढ़ेंगे शिक्षण विधियां, तो वहां पर आप जब भाषा पढ़ेंगे विशेषताएं भाषा की विशेषता में, तो वहां कुछ पॉइंट आएंगे जिनको समझाने में ये भाषा का विकास क्रम क्लियर होना आपको जरूरी है। इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखें। उसमें भी मैं बताऊं कि संस्कृत के 2 पार्ट थे, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। ये 2 भेद हैं संस्कृत के, क्योंकि जब ये आया है वहां पर सेकंड ग्रेड में, तो जब तत् का उन्होंने आशय पूछा तो उन्होंने संस्कृत नहीं रखा, उसकी जगह सीधा लिख दिया था लौकिक संस्कृत। पहले वैदिक संस्कृत आई थी, वैदिक संस्कृत के बाद कौन सी संस्कृत आई थी, लौकिक संस्कृत आई थी। उसमें अगर मैं बात करूं आखिर वैदिक संस्कृत क्या, तो नाम ही है वेद धन इक, यानी वेदों की जो संस्कृत है, यानी वेद पुराण उपनिषदों की रचना कौन सी संस्कृत में हुई है, आपके वैदिक संस्कृत में। लौकिक, लोक धन इक, लोक संसार की, यानी आम लोगों के द्वारा जो बोली गई संस्कृत,
रामायण, महाभारत, इन सब की जो रचना हुई वो किस में हुई? लौकिक संस्कृत में। तो वैदिक संस्कृत, वैदिक के बाद कौन सी? लौकिक। दोनों नहीं है तो संस्कृत अपना है ही पार्ट। संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई? पाली। वैसे आप देखते हैं बौद्ध धर्म ने जो अपनाई थी, पाली भाषा अपनाई थी। उसके बाद कौन सी भाषा आई है? प्राकृत। अगर हम लोग बात करें जैन धर्म वगैरह के ग्रंथों में आपने प्राकृत भाषा देखी। उसके बाद अपभ्रंश। जो आप शौरसेनी अपभ्रंश की बात करते हो, वो जब अपभ्रंश के भेद होते हैं, उनमें एक अपभ्रंश का भेद है शौरसेनी अपभ्रंश, जिसके अंदर से हिंदी का क्या हुआ है? जन्म। तो अपभ्रंश का एक भेद है शौरसेनी अपभ्रंश। तो अपभ्रंश के बाद कौन सी भाषा आई है? हिंदी भाषा। तो अब अगर मैं बात करूं, जो संस्कृत में अगर मैं टाइमिंग की बात करूं, तो वैदिक संस्कृत का टाइम 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। लौकिक संस्कृत की बात करूं, 1000 ईसा पूर्व से अगर कहूं तो 500 ईसा पूर्व तक का टाइम लौकिक का माना जाता है। पाली की मैं बात करूं तो 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी इसका टाइम है पाली का। प्राकृत का टाइम आता है पहली ईस्वी से 500 ईस्वी। अपभ्रंश 500 से 1000 ईस्वी, और 1000 से हिंदी की शुरुआत 1000 ईस्वी, मतलब लगभग 10वीं शताब्दी से किसकी शुरुआत हो चुकी है? हिंदी की। तो आपने यहाँ पर देखा, मैंने आपको बताया 1500 ईसा पूर्व से टाइम शुरू हुआ, तो ईसा पूर्व में उल्टा टाइम चला। 1500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व, तो 15 वर्ष तो वही हो गए। और 1 ईस्वी से 1000 ईस्वी, हिंदी की शुरुआत 1000 ईस्वी से वहां पर आई, जो मोटे वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो 1000 वहां पर और 1500 वर्ष यहाँ पर, लगभग 2500 वर्ष हो गए। तो हजारों वर्षों की यात्रा आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि हजारों वर्ष कौन से हुए ये। तो मैं क्या कह सकती हूँ आपसे कि शब्द है वो संस्कृत का, और संस्कृत से हमने कट किया, यानी यहां से उठाया और ज्यों का त्यों हमने किस में रख दिया? हिंदी में। वो तो क्या कहलाए? तत्सम। यानी संस्कृत से लिया और ज्यों का त्यों हमने किस में रख दिया? हिंदी में। वो तो तत्सम हो गए हमारे। तद्भव, उससे जन्म। अगर मैं कहूं उससे जन्म, यानी शब्द पहले संस्कृत भाषा का, उसके बाद शब्द ने अपना रूप परिवर्तित किया और वो कौन सी भाषा में आया? पाली में। पाली के बाद रूप परिवर्तित करके आया प्राकृत में, इसके बाद आया अपभ्रंश में, और उसके बाद वो कौन से में आया? हिंदी में। तो ये हजारों वर्षों की यात्रा के बाद जो परिवर्तित होकर हिंदी में आए वो क्या कहलाए? तद्भव। तो आपको ये पता चल गया तत्सम क्या है, तद्भव क्या है। दूसरी बात अगर मैं कहूँ यहाँ से, तत्सम तद्भव रटने की जरूरत नहीं। तत्सम की अपनी पहचान होती है, जिन पहचान को हम ध्यान में रख करके ये क्लियर कर सकते हैं, देखते ही पता कर सकते हैं ये तत्सम है और ये तत्सम नहीं है। आखिर वो क्या पहचान है, वो तो बाद की बात है हमारी, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसके अंतर्गत। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जरूर बता दूं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। सब वर्तमान में सबसे ज्यादा आने वाला प्रश्न जो मैंने देखा है, वो समूह लिख देगा 4 ऑप्शंस में, एक एक ऑप्शन में 3-3 शब्दों के क्या दे देता है? समूह अलग अलग। फिर पूछ लेता है उसमें, बताइए निम्नलिखित में से तत्सम शब्द किस में है, यानी सारे के सारे तत्सम। उनमें वो क्या करेगा, जैसे 3 ऑप्शंस में 2 तो तत्सम दे देगा, 1 तद्भव, केवल एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें सारे ही तत्सम होंगे। या कौन सा है जिसमें तत्सम है नहीं, या तद्भव किस में है, या तद्भव नहीं है। या बहुत पहले जब शुरू में क्वेश्चन आते थे तो ऊपर एक शब्द दे देता था और फिर पूछ लेता था बताइए इसका तद्भव क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आता था। एक और भी पैटर्न है रीट में, जैसा देखा गया है कि 4 अलग अलग शब्द दे देता है, फिर पूछ लेता है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा तत्सम नहीं है, कौन सा तद्भव है, कौन सा तद्भव नहीं है, ऐसे वो पूछ लेता है। तो ये इस प्रकार से क्या पूछे जाएंगे? प्रश्न। जैसे मैंने कहा तत्सम तद्भव जो है उनमें तत्सम शब्दों की अपनी एक पहचान होती है, जिनको देखते ही हमें ये तो क्लियरली हो जाता है कि ये तत्सम है और ये नहीं है। वो क्या पहचान है, तो अगली क्लास में हम उस पर बात करेंगे। तब तक आप सब आराम से अपनी पढ़ाई को सुचारू कीजिए, आशावान रहिए, निराश नहीं होना है, सकारात्मक अपनी सोच रखनी है। राम राम सा।